मुल्क में कानून नहीं ताकत की हुक्मरानी है। रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से मुल्क दलदल में धंसता जा रहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब, कहते हैं मैं अपनी हुकूमत में बेबस था। साबिक आर्मी चीफ फैसला करते थे नैब ने किसको छोड़ना किसे अंदर करना है। इमरान खान अरबों रुपए के तोहफे कम कीमत पर घर ले गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह ताहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। उन्होंने मुल्क की इज्जत और वकार को मशरू किया। अरबों रुपए के तोहफे को अंडर वैल्यू करके माली फायदा हासिल किया। इमरान खान ने मईशत को तबाह और नौजवान नस्ल को गुमराह किया। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं इमरान नियाजी आज मुकाफाते अमल का शिकार है। एक तकर्री के लिए मुल्क को हिजानी सूरत हाल में रखा गया। मुल्क के साथ कैसे खिलवाड़ का हिसाब उसको देना होगा। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। इमरान खान इंसाफ के नारे लगाकर सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बना रहे हैं। वजीर आजम के मुआवन खुसूसी मलिक अहमद खान की तनकीद, कहते हैं पीटीआई दौर में लोगों से रोजगार छीने गए। हम अदम एतमाद को जिहाद समझ कर लेकर चले थे। इमरान खान ने जितने मुकदमे कायम किए सब झूठे साबित हुए। वजीर खारजा की रूस से सस्ता तेल खरीदने की तरतीब। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमने रूस से तेल खरीदा है ना इसकी कोई कोशिश की। पाकिस्तान में रूसी तेल को साफ करने का निजाम ही मौजूद नहीं। आजकल कोई भी रियायती नर्ख पर तेल नहीं देता। मुसद्दिक मलिक ने रूसी तेल से मुतालिक बिलावल भुट्टो का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं रूस ने वाज़ेह तौर पर खाम तेल देने का कहा है। रूस से तेल मिलेगा और रियायत पर मिलेगा। पाकिस्तानी रिफाइनरीज इसे साफ भी करेंगी। ईंधन के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने रूस का दौरा किया जो बहुत कामयाब रहा। रूस से सस्ता तेल लेने में मौजूदा हुकूमत ने बहुत देर कर दी। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% पर आ चुकी। पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा। महंगाई की 50 साला रिकॉर्ड टूट गए। वजीर आजम की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ का आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने का हुक्म। बोले इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका किसी सूरत हाल की तरफ ले जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत ने तबाह हाल मईशत को आकर संभाला। साबिक कौमी कप्तान अजहर अली का क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजहर अली बोले कल होने वाला कराची टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी टेस्ट होगा। फैंस ने क्रिकेट की वजह से बहुत प्यार दिया जिस पर उनका शुक्रगुजार हूं। और इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार है। अपनी गलतियों से इज्तनाब बरतने की कोशिश करेंगे। अजहर अली हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। नैब वाले कहते थे इनके केसेस मैच्योर, लेकिन पीछे से इजाजत नहीं। केसेस का फैसला जनरल रिटायर्ड बाजवा करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था लेकिन समाअत नहीं होती थी। मुल्क में कानून नहीं ताकत की हुक्मरानी है। मैं अपनी हुकूमत में बेबस था। साबिक आर्मी चीफ फैसला करते थे नैब ने किसको छोड़ना किसे अंदर करना है। मुल्क के बदले गए। असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने पहले तो एक रजीम चेंज करवाई गई एक साजिश के तहत ओपन मार्केट के अंदर
मंडी लगी, इलेक्शन नहीं ऑक्शन की वजह से एक ऑक्शन हुई जिसके अंदर लॉयल्टीज बदली गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, गवर्नमेंट गिराई गई, और उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया, अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, और फिर कानून ऐसे बनाए गए कि एक एक बचा जो इनके बड़े करप्शन के स्टालवर्ड्स थे वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहा है। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये तो मैं शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता। ये तो कोई मगरबी जमहूरियत के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि पब्लिक के पैसे चोरी करने वालों को पहले आप एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूँ, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर है, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। और ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। और ये इससे सिर्फ यही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस बचा रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी नीचे चली गई है और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए और बाकी भी बैठे हुए आने के लिए। ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आज अगर आप चाइना को कहते हैं, चलिए जी चाइना, मगरब कहता है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से, मैंने अपने साथ, मैं जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां के शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कानूनी अमूर अता तारण ने दावा किया है कि इमरान खान ने अरबों रुपए के तोहफे की कीमत लाखों में लगवाई और घर ले गए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के हाथ करप्शन से रंगे हुए हैं। उन्होंने मुल्क की इज्जत और वकार को मजरू किया, अरबों रुपए के तोहफे को अंडर वैल्यू करके माली फायदा हासिल किया जाता है। और दुनिया में इनकी तादाद बड़ी कम होती है, इन हीरे जवाहरात की, इन पत्थरों, कीमती पत्थरों की। और ये वैसे भी एक कोई सरबराह मुमलिकत का, दोस्त मुल्क का सरबराह आपको कोई चीज तोहफे में देना, वो नायाब होती है। नायाब किसे कहते हैं? नायाब उस चीज को कहते हैं कि जिसकी कीमत ना लगाई जा सकती हो। बहुत सारी चीजें जिनकी सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है, किसी बादशाह की तरफ से, किसी सदर वजीर आजम की तरफ से जो तोहफा आता है वो नायाब तोहफा होता है, क्योंकि वो जब दोस्त मुल्क के सरबराह को तोहफा देते हैं तो महंगी तरीन चीज देते हैं। अब ये बल्गारी का जो सेट है, बल्गारी के इस सेट की जो एस्टिमेटेड वैल्यू पता कराई गई है $5 मिलियन है, यानी 1.13 अरब रुपया। 1.13 अरब रुपया इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसके अंदर बालियां हैं, जिसके अंदर अंगूठी है, जिसके अंदर नेकलेस है, जिसके अंदर ब्रेसलेट है। और यहां पे क्या असेसमेंट करवाई गई है
58 लाख रुपया, 58 लाख उसकी कराई गई है एस्टिमेशन, और सरकारी खजाने में कितना जमा कराया गया है? 29 लाख, फकत 29 लाख रुपया। ये फर्क आप देख लें कि 1 अरब के तोहफे की वैल्यू 58 लाख लगवा के 29 लाख में आपने इसको खरीदा है, तो बाकी रकम जो थी वो कहां गई? ये तोहफा कहां पड़ा है? ये आपके घर में है, आपने बेच दिया, हो सकता है आपने घर में रखा हो सकता है ये आपके पास आज भी मौजूद हो, इसकी वैल्यू अभी भी लगवाई जा सकती है। अगर किसी को मेरे दिए हुए फिगर्स और रकूम में कोई डाउट है, मैं चैलेंज करता हूं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कोई भी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत गवर्नेंस को तबाह किया और नौजवान नस्ल को गुमराह किया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश हो रही है, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान नियाजी को 2018 में मुसल्लत किया गया। इमरान नियाजी आज मकाफात अमल का शिकार हैं। एक तकर्री के लिए मुल्क को हिजानी सूरत हाल में रखा गया। मुल्क के साथ किए खिलवाड़ का हिसाब देना होगा। इमरान खान ने 90 जलसे किए, हर जलसे पर 15 करोड़ रुपए खर्चाया। इतनी बड़ी रकम कहां से आई? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत, गवर्नेंस और नौजवान नस्ल को गुमराह किया। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, ये नवाज शरीफ पर करप्शन साबित करने में नाकाम रहे। ये कहता है इलेक्शन कराओ, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ कि हम कोई इलेक्शन से दौड़ने वाले लोग हैं। इमरान खान के ज़ेरुल तबाह केसों का फैसला हो जाना चाहिए। इमरान खान असम्बलियां इसलिए तोड़ेगा कि जेल में भी प्रोटोकॉल लेना है। जावेद लतीफ का कहना था कि APS सानेह के वक्त दहशतगर्दी अरूज पर थी, आज एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक शख्स ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर 4 साल में तबाह कर दिया। ये कहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है। कुछ लोग मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मिट्टी पाओ पॉलिसी पर अमल नहीं होगा। वज़ीर आज़म के माऊन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ के नारे लगाकर सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बना रहा है। आज इमरान खान के झूठे इल्ज़ामात की हकीकत कौम के सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए, PTI दौर में लोगों से बेरोजगार छीने गए। हम अदम एतमाद को एक जहाज समझकर आगे लेकर आए थे। इमरान खान ने जितने मुकदमे कायम किए थे सब झूठे साबित हुए। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर कौम है। इमरान खान बताए 4 साल में आपने क्या किया? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से सस्ता तेल खरीदने की 2 टोक अंदाज में तरदीद कर दी। वजीर खारजा का कहना था कि हमने रूस से तेल खरीदा है और ना ही इसकी कोई कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रूसी तेल को साफ करने का निज़ाम ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से हम रूसी तेल नहीं खरीद सकते। भारत में रूसी तेल साफ करने का निज़ाम मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम रूस से तेल नहीं गंदम खरीद रहे हैं। वज़ीर खारजा ने कहा कि मुस्तकबिल में हम कोशिश कर सकते हैं कि पाकिस्तान में रूसी तेल साफ करने का निज़ाम लगा सके, लेकिन फौरी तौर पर इसका कोई इम्कान नहीं। सस्ता तेल खरीदने से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आजकल कोई भी रियायती नर्ख पर तेल नहीं देता। उन्होंने कहा कि सस्ता तेल खरीदने की बातें हकाइक नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तवानाई से मुतालिक दरपेश मसाइल और ज़रूरियात से भरपूर अंदाज में निमटने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर खारजा का कहना था कि रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोप ने रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं। उन्होंने रियायती निर्खों पर रूस से तेल की खरीदारी की बातों को ट्रक की बत्ती करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने रूसी तेल से मुतालिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि रूस से हम सस्ता तेल खरीदेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रूस ने वाज़ेह तौर पर खाम तेल देने का कहा है। रूस से तेल मिलेगा और रियायत पर मिलेगा। पाकिस्तानी रिफाइनरीज इसे साफ भी करेंगी। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि ईंधन के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने रूस का दौरा किया, जो बहुत कामयाब रहा। तुर्कमानिस्तान से हमें पाइप गैस मिलेगी। कतर से गैस की मजीद कार्गो मंगवाने जा रहे हैं। कतरी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मदद की। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादा गैस फराहम कर रहे हैं। से 2% चाहिए इजाफा तवानाई में।
تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا, ہمارا ملک 5%, 6% سسٹینبلی ترقی کرے گا, تو آپ سوچیں کہ ہر سال ہمیں 8 سے 10% اضافہ چاہیے توانائی میں. اس میں ابھی میں اپنی پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, ابھی تو میں صرف ترقی, اپنی رفتار جو ترقی کی ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں. تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس ترقی کو انرجائز کرنے کے لیے آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے, اور اسی اسٹریٹجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت جلد میں کابینہ کے سامنے وہ اسٹریٹجی پیش کرنے والا ہوں. اس کے بعد جیسے ہی وہ اپروو ہوگی میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا, اور یہ میں چند ہفتوں میں, 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر نئی جو پالیسی ہے جو آپ کو دکھائے گی کہ کہاں سے توانائی آئے گی, کیسے کارخانے چلیں گے, کیسے ترقی ہوگی ملک میں, کیسے لوگوں کو روزگار ملے گا, کیسے مہنگائی کے اوپر ہم قابو پائیں گے, یہ پھر میں آپ کے سامنے آ کے اس دن رکھ دوں گا. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے بہت سے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں گئے بھی ہیں, مختلف جگہوں پہ بات چیت بھی کی ہے. تو ان میں سے کچھ چیدہ چیزیں, نکات جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہیں کہ گیس آ رہی ہے اور بڑی فراوانی ہے گیس کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال سے اکتوبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی, نومبر کے مہینے میں بھی ہم نے پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کی ہے, دسمبر کے مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم پچھلے سال سے زیادہ گیس فراہم کریں گے, اور اب تک 15 دن میں کر رہے ہیں اور کی ہے, اور آنے والے 15 دن میں بھی کریں گے, اور جنوری میں بھی پچھلے سال سے زیادہ ہم گیس لوگوں کو فراہم کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیس کی فراوانی ہے, ہر سال 10% کمی ہوتی ہے ہمارے گیس کے ذخائر میں, اس کے باوجود پچھلے سال سے زیادہ گیس ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں. اس میں ہم بڑے شکر گزار ہیں قطر کے, جس کے ساتھ جو ہم نے نیگوشیشن کی اس کے ذریعے ایک کارگو ہم اضافی جو ہے وہ لا سکے جنوری کے مہینے میں, اور اس کے لیے جو محنت کی گئی اور جو وزٹس کیے گئے قطر میں, میں اس کے لیے ساری ٹیم کا اور قطری حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا ہمارا کارگو تھا اس کو پہلے موو کر دیا. تو جنوری کے مہینے میں بھی ہمارا ایک کارگو یاد ہوگا, اضافی ہوگا, اور اگر مجھے یاد پڑتا ہے صحیح تو فروری کے مہینے میں بھی ایک اضافی کارگو ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں, جس سے سہولت پیدا ہوگی, کمی ختم نہیں ہوگی مگر سہولت پیدا ہوگی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اضافی 20,000 ٹن ہر مہینے ہم LPG لے کر آ رہے ہیں, اور وہ جگہیں جہاں پہ ہماری پائپ لائن نہیں پہنچ پاتی ان جگہوں پہ ہم نے LPG کی دکانیں کھول دی ہیں جو پہلے آج تک 70 سال میں موجود نہیں تھیں. SNGPL نے نئی دکانیں کھولی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ پائپ لائن انفراسٹرکچر کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی یا جہاں پہ گیس کا پریشر کم ہو جاتا ہے. دوسرا, ہم نے گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ, ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ڈرافٹ ہم ایکسچینج کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سوکار جو دنیا کی بڑی ترین ایک ٹریڈنگ فرم ہے LNG کی, اس کے ساتھ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہوگا, اور سوکار پوری دنیا میں ہمیں وہ کارگوز جو ڈسٹریسڈ ہیں, جو کسی وقت بک نہیں رہے ہیں, وہ ہمیں ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گی, اور حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ جس قیمت پہ بھی وہ مل رہے ہوں ان کو قبول کرے یا نہ کرے. تو بہت بڑی سہولت ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں آذربائیجان کی حکومت کے, جنہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت پیدا کی ہے, جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہر مہینے ہمیں یہ آپشن ملے گی کہ ہم جو LNG ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن شپ کے اندر خرید سکیں. یہ دوسری بڑی اہم بات ہے جس سے آنے والے وقت میں گیس جو ہے اس میں اضافت پیدا ہوگی, اور انشاءاللہ سستی اضافت پیدا ہوگی کہ یہ دنیا کی ایک بڑی ٹریڈنگ فرم ہے جس کے ساتھ ہمارا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. یہ LNG کے حوالے سے ہے. تیسری چیز پیٹرولیم کے حوالے سے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم روس گئے, وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا, جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ہمیں کروڈ آئل, یعنی جو ہمارا ہمیں خام تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ریفائنریز میں, وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے, اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. اور اس بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ان کے پاس 8 قسم کے مختلف کروڈز ہیں,
ان میں سے 2 क्रूड्स जो हैं सोकॉल जो साइबेरियन लाइट है और यूरॉल जो कि एक और लाइट क्रूड है, ये दोनों क्रूड पाकिस्तान की रिफाइनरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हम जाने से पहले इन रिफाइनरीज से मिलकर गए थे। पीआरएल ने हमें बताया कि 50% तक वो लाइट क्रूड रूसी ओरिजिन का जो है इस्तेमाल कर सकती है। पीआरएल हमारी एक कंपनी है जो पीएसओ जिसको ओन करती है, रिफाइनरी है। पार्को ने, जिसमें हमारी हुकूमत का भी हिस्सा है और यूएई की हुकूमत का भी हिस्सा है, उन्होंने हमें बताया कि वो 30% तक ये लाइट क्रूड जो है। अब आगे बढ़ते हुए बात करें कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत तरीन और हमाद अजहर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने रूस से सस्ता तेल लेने में बहुत देर कर दी। रूसी तेल पर रियायत 30% से कम होकर 13% पर आ चुकी है। शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है, महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए, इस वक्त गरीब आदमी पीस रहा है, मुल्क में एलसी नहीं खुल रही, एयरलाइंस को पैसे नहीं मिल रहे, तरसीलात नवंबर में 14% मनफी पर थी। गुज़िश्ता 7 से 8 माह में अवाम से ज्यादती हुई, हुकूमत अवाम को बिजली और तेल की कीमतों में रिलीफ दे। हमने कहा था अगर मुल्क में अदम इस्तेकाम हुआ तो मईशत नहीं संभाली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। अगर सही मानों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान को भारी मैंडेट देना जरूरी है। भारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमत में रहकर नेक नियति से अवाम की खिदमत की, आइंदा भी इसी जज्बे से अवाम की खिदमत करेंगे। पीडीएम सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी, गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? बेरोजगारी, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, मुल्क में डॉलर की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि आज प्याज, टमाटर, आटा की कीमतें कहां से कहां तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया था। हमारी हुकूमत में मुल्क की इंडस्ट्रीज चल रही थी, आज मुल्क की लूम्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। साबिक वजीर खारजा ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर इलेक्शन से फरार क्यों चाहते हैं? शेर तो अब गीदड़ हो गया, इनको इलेक्शन में बल्ला फेंटी लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने हुकूमत की जानिब से रिलीफ पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने का हुक्म दे दिया। दौरान इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि आइंदा सियासी इज्तिमात में हुकूमती मुआशी इक़दामात और रिलीफ को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने तबाह हाल मईशत को आकर संभाला। इमरान खान की पॉलिसियां मुल्क को श्रीलंका की सी सूरत हाल की तरफ ले जा रही थी। इत्तेहादी हुकूमत अवाम को मजीद रिलीफ देने के इक़दामात करे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के दरमियान मुआशी इक़दामात के फ़र्क को उजागर किया जाए। वर्कर्स कन्वेंशन में हुकूमती पॉलिसियों को मुस्बत अंदाज में उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने पार्टी क़यादत को हिदायत की कि मुल्क के दिवालिया होने की हुकूमत मुखालिफ बयानिए को जितना हो सके नफी करे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा ने कहा है कि पता चल रहा है कि जब करप्ट हुक्मरान आते हैं तो क्या होता है। अगले साल महंगाई की वजह से खुराक का खर्चा 50% हो जाएगा। हमारे दौर में इम्पोर्टेड महंगाई थी, अब लोकल महंगाई है। गरीब कुछ ना खरीदे तो आटा तो खरीदेगा ही, गरीब आटा ना खरीदे तो खाएगा क्या? उन्होंने कहा कि इस सब की वजह हुकूमत का ज़राअत को सपोर्ट ना करना है। खाद बाहर से मंगवाई, यूरिया, उस पर 30 अरब की सब्सिडी दी। ये 300-350 और 30 अरब, ये 380 अरब की जो सब्सिडी दी, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान में खाद 5 लाख टन ज्यादा थी जरूरत से। 32 लाख टन इस्तेमाल होती है, 31 लाख 36 लाख मौजूद थी, लेकिन आज खाद 50% ज्यादा कीमत पे 800-900 रुपया महंगी मिल रही है सरकारी रेट से। महंगी इसलिए मिल रही है कि पाकिस्तान से खाद स्मगल हो रही है। पिछले साल जब खाद स्मगल होना शुरू हुई तो हमने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को और वहाँ पे आप कह लें कि बॉर्डर मिलिट्री जो आप कह लें FC, उनको कॉल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस वक्त, और खाद रोकी। हमने चमन बॉर्डर से 20 किलोमीटर पीछे ट्राले जो हैं उनको उतारना शुरू किया कि कोई ट्राला आगे नहीं जाएगा और खाद स्मगल नहीं होगी। जनरल सरफराज अल्लाह ताला उनको जनरल नसीब कर, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया और खाद की हमने स्मगलिंग रोकी। इस साल खाद स्मगल हो रही है।
खाद स्मगल हो रही है और पाकिस्तान के किसान को 800-900 रुपए जो महंगी मिल रही है, ये कम से कम 50 अरब रुपए का टीका लग रहा है किसान को। असल कीमत से 50 अरब रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है उसको। 6.5 करोड़ बोरी इस्तेमाल होती है खाद की गंदम पे। 6.5 करोड़ जो बोरी इस्तेमाल होती है वो अगर 600 रुपया, 700 रुपया, 800 रुपया फी बोरी महंगी है, तो तकरीबन 50 अरब रुपया किसान की जेब से निकल के स्मगलर्स को या उनके सहूलतकारों की जेब में जा रहा है। जो भी सहूलतकार हैं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक पहुंच रही है, बिल्कुल पता है उनको जो सहूलतकार हैं कि क्यों खाद स्मगल हो रही है। स्मगल करने वाले जिन लोगों ने रोकना है वो क्या कर रहे हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो अगली जो बात दूसरी मैं करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 1100 अरब रुपए की इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, 1100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 750 अरब रुपया सालाना उसकी यू कैन से के प्रोडक्शन है। 2 मिलियन टन गोश्त पैदा होता है वहाँ से, अरबों अंडे पैदा होते हैं। उस इंडस्ट्री के लिए हम इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन के जहाज कराची में खड़े हैं। सुना है कि वज़ीर आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं उनको रिलीज़ करने के वज़ीर आज़म पैसे मांग रहे हैं। जी मैं दोबारा कह रहा हूँ, उनको रिलीज़ करने के वज़ीर आज़म साहब पैसे मांग रहे हैं और रिलीज़ नहीं हो रहे। वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का, क्रूड प्रोटीन का, सीपी का सबसे बड़ा सोर्स वो है। उसके बगैर आपकी 18 लाख गाय और भैंस। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा है कि तहरीक इंसाफ और उसकी पंजाब हुकूमत अवाम को रोन रही है। हमजा शहबाज ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में चक्की के आटे की कीमत आम लोगों की दस्तरस्त और कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। हुकूमत गरीब आदमी को होने वाले दर्द को महसूस करे और उन्हें फौरी रिलीफ फराहम करे। ओपोजिशन लीडर का कहना था कि सियासी मैदान में मुकाबला होता रहेगा, पहले आप लोग अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां पूरी करें। हुकूमत गायब है और मनमानी कीमतों पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंदम की कीमत में तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आटा महंगा हो रहा है। सस्ता आटा स्कीम को मौजूदा पंजाब हुकूमत ने अवाम के पेट पर लात मारकर ठप कर दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम मुअत्तल नहीं हुआ। वजारत की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि रवां माली साल हमने 33 अरब डॉलर की अदायगियां करनी थी। 23 अरब डॉलर कर्ज और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि रवां माली साल 6 अरब डॉलर का कर्ज वापस, जबकि 4 अरब डॉलर का कर्जा रूल ओवर किया गया। 8.3 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जों को रूल ओवर करने के लिए बातचीत जारी है। 1.1 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जों को वापसी करना है। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा कि IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात वर्चुअली हो रहे हैं। IMF के साथ मामला तय होने पर स्टाफ सतह पर मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और GOI के कहते हैं कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, हम पागल नहीं, इलेक्शन करा दे। असद उमर ने कहा कि इंशाल्लाह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जल्द वजीर आजम बनकर आ रहे हैं। हमने इलाके में पहले से भी ज्यादा काम कराने हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि जैसे ही इमरान खान वजीर आजम बनेंगे, हम सेहत की बुनियादी मराकज पर दोबारा काम शुरू कर देंगे। वजीर आजम कल इस्लामाबाद में असम्बलियों की तहलील का ऐलान करने वाले थे कि दोबारा मुंतखब होकर हल्के में रुके हुए तरक्याती कामों को मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के रूबरू पेश हो गए। FIA की जानिब से सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। FIA हुकाम ने तस्दीक करते हुए बताया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स पर मुकदमा दर्ज है। मुकदमे की तफ्तीश जारी है और सुलेमान शहबाज केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं।
یاد رہے کہ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت پر ہیں اور چند روز قبل ہی وطن واپس پہنچے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو سلیمان شہباز کو گرفتار کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم کے صاحبزادے کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ انہوں نے بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی کی بہتری کے لیے دن رات کام کیا۔ شہر کی بہت سی سڑکوں کی اثر نو تعمیر کی، سندھ حکومت کے تعاون سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف منصوبے بنائے، پارکس کی تزئین و آرائش کی، کراچی کنٹونمنٹ کے علاقوں میں بھی کام کرائے۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ کراچی میں کام نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کیے کاموں سے عوام کو آگاہ کرنا ہے تاکہ اس کا تاثر ختم کیا جا سکے۔ عوام کو سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئی، وہ آج بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ میں صرف ایک شعر کہنا چاہوں گا، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اور پاکستانی قوم نے ان تمام مشکل ادوار میں ہمت، جرت، بہادری کا سامنا کرتے ہوئے سروائیو کیا، اور انشاءاللہ یہ ایک بہادر قوم ہے، ایک ریزیلینٹ قوم ہے۔ انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ نااہل لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید دوسرے بھی نااہل ہیں، اور یہ سازشیں کی جاتی ہیں۔ آپ نے کہا شہادتیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی شہادتیں برداشت کی، ہمارے کارکنان نے، ورکرز نے، عہدیداروں نے بھی شہادتیں برداشت کی۔ جب شہادتوں کا دور ختم ہوا تو اہلیت اور نااہلی کی بات شروع ہو گئی، جیل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ آصف زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ جیل کاٹنے کے بعد بھی، اپنی بیوی کو کھونے کے بعد بھی پاکستان کھپتے کا نعرہ لگایا، پاکستان کے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، اور پاکستانی عوام کو سی پیک کا تحفہ دیا، جو آج ہمارے لیے گیم چینجر ہے۔ جو ہر سیاسی جماعت کہتی ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، وہ کس کا تحفہ تھا؟ وہ آصف علی زرداری صاحب کا تحفہ تھا، جس کو 11 سال جیل میں ڈالا، تب بھی جی نہیں بھرا، پھر جیل میں ڈالا۔ زیادتیوں کا لیول یہ تھا کہ زرداری صاحب کو جیل میں ڈال کے بھی جی نہیں بھرا، ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن کو جیل میں ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی معاملات کو دیکھتی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی ہیں، ورکرز کے ساتھ انگیج کرتی ہیں، سیاسی اعتبار سے گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ جیل میں ڈالا، نااہل قرار دینے کے لیے کیسز، مقدمات دائر کیے۔ آپ نے دیکھا کہ اداروں نے، عدالتوں نے پہلے بیل دی، اور یہ کہتے ہیں نا یہ ملک میں نظام تبدیل ہوا تو ریلیف ملی۔ عمران خان وزیر اعظم تھے تب بیل ملی، عدالتوں سے بیل ملی۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نوجوانوں کے لیے کئی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلیغ الرحمان نے کہا کہ ملک کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نوجوانوں میں ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ریسلنگ اکیڈمی اور سوئمنگ پول بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے۔ نوجوانوں کو کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے مواقع مہیا کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اوپر صحیح انویسٹمنٹ ہو اور وہ بہتر طریقے سے یہاں پہ کام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ینگ پیپل آف لاہور اینڈ پاکستان، آج یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے، بھاولپور سے اور مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے، مجھے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سپورٹس کے جو مقاصد ہیں وہ صرف بہترین تفریح اور بہترین مقابلہ ہی نہیں کرنا، بلکہ آپ کے اندر سپورٹس ایک پیشن پیدا کرتی ہے، ایک کمپیٹ کرنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، آگے بڑھنے کی جستجو پیدا کرتی ہے۔ جہاں آپ کو سپورٹس جیتنے کے آداب زندگی میں سکھاتی ہے، جس ظرف سے آپ نے جیتنا ہے، اور جیت کے بعد جس طرح پھلا ہوا درخت جھک جاتا ہے، اس طرح دوسرے کا خیال کرنا ہے، وہاں پہ سپورٹس آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہارنا ہے تو کس گریس سے ہارنا ہے۔ سپورٹس آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہارنے کے بعد نا امید نہیں، یہ بھی لیسن سکھاتی ہے کہ دنیا میں آپ نے
रूल्स ऑफ द गेम जो है उसको फॉलो करना है, कवानीन का आदाब, अंपायर के फैसलों का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार ने गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल 2022 पेश किया। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी बिल में इत्तेहादियों की तरमीम शामिल कर ली। चेयरमैन सेनेट ने बिल की मंजूरी के हवाले से कहा कि पाकिस्तान और बलोचिस्तान की अवाम को बिल मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस बिल की मंजूरी से तरक्की होगी। उनका कहना था कि इस बिल का ताल्लुक मेरे जिला से है। मैं पुरानी और मौजूदा हुकूमत का मशकूर हूँ। वजीर खजाना के बिल पेश करने के दौरान PTI मेंबरान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव करते हुए शोर शराबा किया, जबकि हस्ब इख्तलाफ के अराकीन ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। ऐवान में अराकीन ने नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी की। इस दौरान ऐवान में अपोजिशन के आजम सवाती को रिहा करो के नारे भी गूंजते रहे। पीर के रोज सेनेट इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ का बिल ज़िमनी एजेंडे में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया था। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में मुतय्यन अफगानिस्तान के नाज़िमुल उमूर को तलब करके चमन वाक़या पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस बात का अयादा किया गया कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों फरीकैन की जिम्मेदारी है और ऐसे वाक़यात को रोकना ज़रूरी है। इस सिलसिले में कायम इदारा जाती मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बयान के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। ऐवान इकबाल लाहौर में 20वीं सालाना आलमी हुसैनी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सरबराह जमीयत उलमाए पाकिस्तान पीर सैयद मासूम नकवी ने की। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अजमल चट से, जो कि इस वक्त ऐवान इकबाल पीर सैयद मासूम शाह के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ ऐवान इकबाल में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सैयद मासूम शाह साहब। उनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, ये इस हवाला से हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आज जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस शाह साहब की गई है, इस कॉन्फ्रेंस के मकासद क्या हैं और इसका मकसद क्या है इन फ्यूचरली, इस हवाला से हमें बताइएगा। ये कॉन्फ्रेंस जो है जी, हुसैनी कॉन्फ्रेंस हज़रत महबूब इलाही सैयद अली हुसैनी आप की याद में हम मना रहे हैं। आपकी इल्मी, अदबी और रूहानी जो फीज़ व बरक़ात हैं, उनके हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई है। और इसमें आपने जो लाखों लोगों को गुमराही से निकाल के और सच्चे दीन के रास्ते पर उनको दावत दी और बुलाया उनको, तो उनकी याद में ये हम मना रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया से मशाइख कराम और उलमा कराम उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके फ्यूज़ व बरक़ात की जो महफिल है ये मुनक़्क़द हो रही है। जी, शाह साहब का कहना था कि आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हज़रत महबूब इलाही सैयद अली हुसैनी सरकार की जो अफ़ीम व तफ़हीम के लिए जो इन्होंने वर्किंग की, अवाम के लिए, लोगों को दर्स देने के लिए 1,24,000 पैगंबर आए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने कराए के कातलों के नामों की फहरिस्त तस्वीर के साथ तैयार कर ली, जिसमें 31 गैंग्स और शूटर्स के नाम शामिल, जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस माफिया से रकम लेकर उनके लिए कत्लो गारत गिरी करते रहे। DIG ऑपरेशंस ने तमाम डिवीजनल अफसरान को फहरिस्त देकर शूटर्स के खिलाफ घेरा तंग करने और सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने कराए के कातिलों के नामों के फहरिस्त तस्वीर के साथ तैयार कर ली, जिसमें 31 गैंग्स और शूटर्स के नाम शामिल, जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस माफिया से रकम लेकर उनके लिए कत्लो गारत गिरी में मुलव्विस रहते थे। DIG ऑपरेशंस ने तमाम डिवीजनल अफसरान को फहरिस्त देकर शूटर्स के खिलाफ घेरा तंग करने और सख्त कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने कराए के कातिलों के नामों की फहरिस्त
तस्वीर के साथ तैयार कर ली, जिसमें 31 गैंग्स और शूटर्स के नाम शामिल हैं जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस माफिया से रकम लेकर उनके लिए कत्ल गारत गिरी की वारदातें करते हैं। DIG ऑपरेशंस ने तमाम डिविजनल अफसरान को फहरिस्त देकर शूटर्स के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। देखें, जिस तरह से लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर शहर में ऐसे दर्जनों शूटर्स मौजूद हैं जो कि चंद रुपयों की खातिर जो है वो शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल करते हैं। इसी पर DIG ऑपरेशन ऑफिस की जानिब से एक फहरिस्त बनाई गई है जिनमें जो है वो 31 गैंग के जो है वो दर्जनों मेंबरान जो है वो पैसे लेकर लोगों को कत्ल करने का काम करते हैं। इन शूटरों की गिरफ्तारी के लिए DIG ऑपरेशन की जानिब से तमाम डिविजनल SPs को मीटिंग के बाद कहा गया है कि SHO से राब्ता करें और उनके साथ एक खुफिया मीटिंग करके जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो उसी पर जो है वो लाहौर शहर में शूटरों के खिलाफ जो है वो DIG ऑपरेशन मुतहरिक हो गए हैं और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी जा रही हैं। इसी में जो मैं बताता चलूं कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी SP CIA को हुक्म दिया है कि लाहौर में कोई ऐसा शूटर जो है वो बाकी ना रहे जो कि पैसे लेकर जो लोगों को कत्ल करते हैं। उसी पर जो है वो CIA की टीमें भी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गई हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि लाहौर में तकरीबन जो है वो 250 से ज़ायद शूटर मौजूद हैं जो कि चंद रुपयों के एवज जो है वो शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल करते हैं और जख्मी करने का काम करते हैं। तो उसी पर CIA पुलिस ने भी जो है वो कमर कस ली है, जिसके साथ साथ DIG ऑपरेशन भी जो है वो इनका साथ दे रहे हैं। मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि रात उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो जगह जगह छापे मारेंगी। जी, हमें तफसीलात से आगाह किया। अब आपको बताएं कि सेहत के शोबा में मेगा मंसूबों की तकमील तेजी के साथ जारी। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी ने डिप्टी कमिश्नर उमर इफ्तिखार शिराजी के हमरा THQ अस्पताल कबीरवाला में यूरोलॉजी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी का कहना था कि अवाम की खिदमत को हमेशा शार बनाया, कबीरवाला में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कराए, यूरोलॉजी वार्ड फंक्शनल करके अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। पंजाब हुकूमत ने कबीरवाला खानेवाल रोड तमीर की भी मंजूरी दे दी। चिल्ड्रन वार्ड का मंसूबा भी बहुत जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। सेहत और तालीम के शोबा हमेशा मेरी तवज्जो का मरकज रहे। PTI के रहनुमा मलिक इमरान उल हक को एडवाइजर चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल लाहौर डिवीजनल मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन शिकायत सेल लाहौर डिवीजन सुहेल सरफराज शीमा ने मलिक इमरान उल हक को नोटिफिकेशन दिया। इस मौका पर MNA ज़ेबा नाज और अमजद शेख भी मौजूद थे। मलिक इमरान उल हक का कहना था कि वो इस जिम्मेदारी को आसान तरीके से अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कप्तान के मिशन को आगे बढ़ाते हुए गरीबों की हर तरह से दाद रसी करेंगे और शिकायत को फौरी तौर पर हल करवाने की कोशिश करूंगा। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल बरसाते हुए मुल्क भर में अहम तंसीबात को निशाना बनाया है, जिसके बाद शहरी महफूज मकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। खबर-ए-रसां इदारे ने मुकामी अहदेदारों के हवाले से कहा कि अक्टूबर के बाद से रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइल जुमे की सुबह बरसाए, जिसमें मशरकी इलाके खारकीव के अलावा बहेरा असवद के करीब इलाके ओडेसा और मगरबी यूक्रेन को निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद दारुल हुकूमत कीव, खारकीव और समी के इलाके में अक्सर मुकामात बिजली की सहूलत से महरूम हो गए। दूसरी जानिब रेलवे ऑपरेटर्स का कहना है कि बिजली ना होने से रेलवे लाइंस का निज़ाम भी मुतासिर हुआ। यूक्रेनी ऐवान सदर के नायब सरबराह के मुताबिक एक रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया, जिसके मुतालिक ख्याल किया जा रहा है कि इसके मलबे तले लोग भी फंसे हो सकते हैं। मलेशिया में एक सियाहती कैंप ग्राउंड में मिट्टी का तोदा गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए। ज़िलाई पुलिस के सरबराह सुफियान अब्दुल्ला ने बताया कि 94 मलेशियन शहरी कुआलालंपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में वस्ती सेलिंगोर रियासत में कैंप साइट पर मौजूद थे जब यह वाकया पेश आया। उन्होंने बताया कि मरने वालों की तादाद 16 हो गई, जिनमें एक 5 साला बच्चा भी शामिल है, जबकि 7 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 17 लापता अफराद की तलाश जारी है। 53 अफराद को बगैर किसी नुकसान के बचा लिया गया। सुफियान अब्दुल्ला ने बताया कि मुतासरीन बुध के रोज इस इलाके में दाखिल हुए थे, जो मुकामी लोगों के लिए एक मशहूर तफरीही मुकाम था। अब आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
अजहर अली ने कहा कि कल होने वाला कराची टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी टेस्ट होगा। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए अजहर अली कुछ जज्बाती हो गए और उनकी आवाज़ भर आई, जबकि इस दौरान उन्होंने अपने सीनियर और साथियों का शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि फैंस ने क्रिकेट की वजह से बहुत प्यार दिया, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त करता हूँ इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट करते रहें। अजहर अली का कहना था कि हर चीज़ के ख़त्म होने का वक्त है। मैं 4-5 साल इंजरी का शिकार रहा। मेरी फैमिली ने मेरी करियर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। उम्मीद है अब उन्हें काफ़ी टाइम दे सकूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ कराची टेस्ट जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि नेशनल स्टेडियम की पिच स्पिनर के लिए साजगार है। अपनी गलतियों से इज्तनाब बरतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इमामुल हक इंजरी के बायस कराची टेस्ट में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उन्हें हैमस्ट्रिंग का इशू है। खिलाड़ी मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजरीज हो रही है। 1-2 रोज आराम मिलता है, जो कि बहुत कम है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने अजहर अली को शानदार कैरियर पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी। अजहर अली ने आगाज़ में हमें बहुत सपोर्ट किया। अजहर अली हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं। उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रूस में 40 साल से पाबंदी का शिकार मशहूर नावल का तर्जमा मंजरेआम पर आने के बाद तेज़ी से मकबूल हो रहा है और चंद हफ्तों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो गया। ये जॉर्ज ऑरवेल का मशहूर नावल 1984 है, जिसमें वो मुस्तकबिल में एक ऐसा मुल्क दिखाते हैं जहां जबर और मुतलक अमनियत का राज है। लोगों को शहरियत से महरूम रखने के खौफ बढ़ाकर इनसे बेरहम और तवील जंगों की हमायत का कहा जाता है। अब इजाज़त के बाद ये नावल रूस में तर्जमा हुआ है और पढ़ी जाने वाली बरकी कुतुब में सहरे फहरिस्त है। रूसी ऑनलाइन कुतुब फरोशी की वेबसाइट के मुताबिक ये नावल 2022 में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया और साथ ही इसकी किताबी शगल भी नौजवानों के हाथों में देखी गई। ईरान के 20 साला शख्स ने दुनिया की पस्त कामत शख्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से ईरान के सूबे मगरबी अजरबैजान के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिशीन इस्माइल का कद 2 फुट और 1.5 इंच होने की तस्दीक कर दी गई। ऑफिशीन इस्माइल के वालिदैन ने बताया कि जब ऑफिशीन पैदा हुए तो उनका वजन सिर्फ 680 ग्राम था, जबकि अब उनका वजन 6.5 किलोग्राम है। ऑफिशीन इस्माइल ने अपने कद के मुतालिक बात करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ दुनिया का सबसे बुलंद कामत शख्स कौन है। मैं शायद उनकी हथेली में समा जाऊं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।